उपयोगिता हास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस नियम को पढ़ने से पहले अपन ने पिछले वीडियो में कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बारे में पढ़ा था। सीमांत उपयोगिता क्या होती है उसको एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि अगर उपभोक्ता किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करता है तो उससे उसको कितनी उपयोगिता मिल रही है, या यूँ कह सकते हैं कि कुल उपयोगिता में कितना परिवर्तन होता है। जैसे माना कि एक व्यक्ति 5 रोटी खाता है और उससे उसको उपयोगिता मिलती है 100 के बराबर। यदि वो 6 रोटी खाता है और उसकी उपयोगिता हो गई है 120। मन से लिखे अनुमानित नंबर हैं। अब यहाँ पे अपन देखते हैं 5वीं से 6ठी इकाई का प्रयोग करने पर 100 से 120 कितना परिवर्तन हुआ कुल उपयोगिता में? 20 का। तो इस 20 को क्या कहा जाता है? सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। तो जो सीमांत उपयोगिता हास नियम है, ये जो अवधारणा है सबसे पहले गोसेन नामक अर्थशास्त्री ने दी थी, इसलिए इसको गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है। कब दी थी? 1854 में। अब हम देखते हैं कि ये नियम क्या कहता है। नियम कहता है कि यदि उपभोक्ता किसी वस्तु का प्रयोग बढ़ाता है, जैसे जैसे वस्तु की उपभोग की इकाइयों को अगर वो बढ़ाता है तो उस वस्तु से प्राप्त उपयोगिता कम होने लगती हैं। ठीक है, वस्तु का अगर प्रयोग बढ़ाएगा तो उस वस्तु से जो भी उपयोगिता प्राप्त होगी वो क्या होती है? घटने लगती हैं। इसी को अर्थशास्त्र में कहा जाता है सीमांत उपयोगिता हास नियम। ठीक है, यहाँ हास मान सीमांत उपयोगिता नियम दोनों एक ही बात होती हैं। मार्शल ने क्या बताया कि किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि से जो अतिरिक्त लाभ किसी व्यक्ति को मिलता है, अन्य बातों के स्थिर रहने पर प्रत्येक व्यक्ति के साथ घटता जाता है। ठीक है, प्रत्येक वृद्धि के साथ घटता जाता है। तो मार्शल भी क्या कहता है कि वस्तु का प्रयोग अगर बढ़ाया जाएगा, उसमें वृद्धि की जाती है, तो उस वस्तु की अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता लाभ क्या होता है? प्रत्येक वृद्धि के साथ में घटता जाता है। तो सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि उपभोक्ता द्वारा जैसे जैसे किसी वस्तु के उपभोग की इकाइयों में वृद्धि की जाती है तो वैसे वैसे उससे प्राप्त उपयोगिता अंत में घटती जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे समझे सीमांत उपयोगिता हास नियम क्या है। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे अपन सारणी और रेखा चित्र से। ठीक है, वो आगे आने वाले हैं। उससे पहले अपन देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता हास नियम जो है उसका आधार क्या है, किसके ऊपर निर्भर होती है। ठीक है, तो इसके जो आधार हैं प्रोफेसर बोल्डिंग ने 2 आधार बताए हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति क्यों लागू होती है उसके 2 कारण है। क्या कारण है? पहला है आवश्यकता विशेष की संतुष्टि संभव, और दूसरा है वस्तुएं एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती हैं। कैसी होती हैं? अपूर्ण स्थानापन्न। ठीक है, अब देखिए पहला क्या देखा अपन ने, आवश्यकता विशेष की संतुष्टि संभव। इसका क्या मतलब हुआ कि उपभोक्ता की बहुत सारी आवश्यकता होती हैं, लेकिन किसी एक आवश्यकता को अगर वो पूरा करना चाहता है तो उस वस्तु का प्रयोग वो एक सीमा तक ही कर सकता है। कि जैसे अपन सब्जी में नमक डाल रहे हैं तो नमक की एक लिमिट होगी, ऐसा नहीं कि अपन उसको डालते जाएंगे। ठीक है, तो आवश्यकता विशेष को क्या किया जा सकता है? संतुष्ट किया जा सकता है। और दूसरा होता है कि जो वस्तुएं होती है एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो वस्तुएं क्या होती है? पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती हैं। तो इन दोनों कारणों से क्या होता है? सीमांत उपयोगिता हास नियम क्रियाशील होता है। अब हम पढ़ते हैं इस नियम की कौन कौन सी मान्यताएं हैं। ठीक है, इस नियम में क्या क्या मान लिया गया है। तो पहले मान लिया गया इसमें कि वस्तु की मात्रा आकार दोनों समान होने चाहिए। मात्रा और आकार में सभी वस्तुएं क्या होनी चाहिए? एक जैसी होनी चाहिए। और वस्तुएं एक रूप होनी चाहिए, मतलब गुण क्या होना चाहिए उनका? एक समान होना चाहिए। तो पहली रोटी है उस पर अगर घी लगा हुआ है तो दूसरी रोटी पे भी घी लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तभी ये नियम कार्य करता है। फिर यह नियम मानता है कि वस्तु का जो प्रयोग किया जा रहा है वो निरंतर होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, उसके बीच में कोई गैप नहीं आना चाहिए। वस्तु की कीमत जो है वो परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कीमत को क्या मान लिया गया है? स्थिर। और नेक्स्ट है कि स्थानापन्न वस्तु की कीमतें भी क्या होनी चाहिए? स्थिर रहनी चाहिए। फिर है कि उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मानसिक स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा तो उपयोगिता उसके लिए बढ़ भी सकती है, लेकिन नियम में मान लिया गया है
कि उपभोक्ता की मानसिक स्थिति वही रहनी चाहिए, उसमें परिवर्तन नहीं हो। फिर नेक्स्ट मान्यताएं हैं कि उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन ये भी स्थिर होना चाहिए। फिर ये नियम जो होता है वो कब लागू होता है? सामान्य परिस्थितियों में, सुखमय जो अवस्था होती है उसके अंदर क्रियाशील होता है। और फिर इस नियम में मान लिया गया है कि प्रदर्शनकारी प्रभाव नहीं होना चाहिए, दिखावापन नहीं होना चाहिए। और लास्ट मान लिया गया है कि वस्तुएं होती है विभाजनीय, मतलब उन वस्तुओं को अपन छोटी छोटी इकाइयों में बांट सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जा सकता है। तो ये है नियम की मान्यताएं। अब हम देखते हैं कि जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, ठीक है, वो किस तरीके से कार्य करता है। ठीक है, या इसके अपन व्याख्या देख सकते हैं कि नियम में जैसे अपन ने पढ़ा कि इस नियम में क्या बताया गया है कि उपभोक्ता अगर किसी वस्तु का उपभोग बढ़ाता है तो उसकी उपभोग में वृद्धि के साथ में सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है। ठीक है, इसी को अपन एक सारणी से समझा सकते हैं। तो इधर अपन ले लिए हैं वस्तु के उपभोग की इकाइयां, ठीक है, क्यू के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। वस्तु के उपभोग की इकाइयां हैं 1 2 3 4 5 6 7, मन से अपन कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 7 8 काफी होती हैं। फिर अपने को नेक्स्ट लेनी है कुल उपयोगिता TU, और एक लेना है अपने को सीमांत उपयोगिता MU। तो इस सारणी को बनाने के लिए अपन को क्या करना है? कोई भी संख्या ले लीजिए, सबसे पहले अपन बना देंगे सीमांत उपयोगिता। और सीमांत उपयोगिता बनाते समय ध्यान रखना है कि ये जो इकाइयां हैं सीमांत उपयोगिता है वो इकाइयों में वृद्धि के साथ साथ में क्या होना चाहिए? घटती होनी चाहिए। ठीक है, सीमांत उपयोगिता हमेशा क्या होती है? घटती। तो यहाँ पर अपन ने घटते हुए नंबर ले लिए हैं। ठीक है, 40 30 20 10, फिर 0, फिर -10 -20। अब इन सीमांत उपयोगिताओं को अगर अपन जोड़ लेते हैं तो अपने पास में क्या आ जाएगा? कुल उपयोगिता। ठीक है, तो 40 का ये 40 आ गया, 40 में 30 जोड़ दो 70 आ जाएगा, 70 में 20 और जोड़ दो तो फिर 90 आ जाएगा, 90। फिर 10 और जोड़ दिया 100 आ गया, फिर 0 जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा, फिर -10 करोगे तो 90, और -20 करोगे तो 70। इस तरीके से अपन कुल उपयोगिता ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए कुल उपयोगिता का जो वक्र होता है वो हमेशा कैसा होता है? शुरू में बढ़ता होता है, अधिकतम स्तर पर पहुंचने के बाद में घटने लग जाता है। इस तरीके से बनता है कुल उपयोगिता वक्र। और जहां से कुल उपयोगिता घट रही है वहां पे सीमांत उपयोगिता कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। ठीक है, जैसा इस चित्र में इस जगह है अपना, या मैंने बनाया इसमें इस क्यू बिंदु पर है, ये है अपना सीमांत उपयोगिता वक्र। तो सीमांत उपयोगिता वक्र हमेशा कैसा होता है? घटता हुआ। ये बना रखा है घटता हुआ। और कुल उपयोगिता वक्र पहले बढ़ता हुआ होता है, अधिकतम होने के बाद में फिर घटना प्रारंभ हो जाता है। और जिस बिंदु से घटना प्रारंभ होता है उसके सामने सीमांत उपयोगिता कितनी होती है? 0 होती है। क्यों? अपन ने पढ़ा था कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध। तो इस नियम की व्याख्या इस सारणी और रेखाचित्र दोनों के द्वारा की जा सकती है। सारणी और रेखाचित्र को देखने से क्या पता चलता है कि उपभोक्ताओं द्वारा जैसे जैसे किसी वस्तु के उपभोग की इकाइयां बढ़ाई जाती हैं Q, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता वह क्या हो रही है? निरंतर घट रही है। इसी को सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम बना सकते हैं, या केवल सीमांत उपयोगिता का डायग्राम बना दो इस तरीके से। तो ये हो गया अपना सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। अब देखिए शॉर्ट में देख लेते हैं कि इस नियम के क्या क्या अपवाद हैं। तो इस नियम के अपवाद होते हैं, मतलब किन परिस्थितियों में यह नियम क्रियाशील नहीं होता है। मतलब कि उपभोग अगर किसी वस्तु का प्रयोग बढ़ाया जाएगा तो उसकी उपयोगिता में कमी नहीं आती है। इन स्थितियों कहा जाता है इसके अपवाद। तो कौन कौन से अपवाद हो सकते हैं? यदि उपभोग की इकाई क्या हो? बहुत सूक्ष्म हो तब ये नियम क्रियाशील नहीं होता है। मादक पदार्थों के संदर्भ में ये क्रियाशील नहीं होता है। दुर्लभ वस्तुओं के संदर्भ में, मुद्रा की जो इच्छा होती है उसके संदर्भ में, या कंजूस व्यक्ति द्वारा धन का जो संग्रह किया जा रहा है, उन परिस्थितियों में यह नियम क्रियाशील नहीं होता है। इसके अलावा जैसे प्रदर्शनकारी प्रभाव है, मधुर संगीत का सुनना है, किसी वस्तु के उपभोग की प्रारंभिक अवस्था हो सकती है, और किसी वस्तु की अन्य व्यक्तियों के पास में कितनी मात्रा है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद कहलाते हैं। मतलब इन परिस्थितियों में यदि वस्तु का उपभोग बढ़ाया जा रहा है तो यहाँ पे उपयोगिता में कमी नहीं आती है।
अब देखिए इसकी आलोचना की जब बात की जाए तो जो मान्यताएं हैं वो एक तरह से क्या हो जाएगी इसकी आलोचना, कि इसमें बताया गया कि उपयोगिता को संख्याओं में मापना कठिन होता है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिताओं को स्थिर माना गया है जबकि स्थिर नहीं होती हैं, वस्तुओं की कीमतों को स्थिर माना गया है जबकि स्थिर नहीं होती है, कीमतों में परिवर्तन होता रहता है। फिर इसमें बताया गया है कि वस्तु का प्रयोग उपभोक्ता जैसे जैसे बढ़ता रहता है, ठीक है, लेकिन वास्तव में अगर अपन देखते हैं तो उपभोक्ता की जो उपभोग क्षमता होती है वो क्या होती है, सीमित होती है। अन्य बातों को स्थिर माना गया जबकि वो स्थिर नहीं होती हैं। तो ये सारी इसकी आलोचनाएं हैं। और फिर इस नियम के महत्व की अगर बात की जाए तो ये नियम मांग के नियम का आधार है, सम सीमांत उपयोगिता नियम का भी आधार है। फिर उपभोक्ता की जो बचत है उसको मापने के लिए सीमांत उपयोगिता हास्य नियम का प्रयोग किया जाता है। समाजवाद जो प्रणाली होती है उसमें इसका प्रयोग होता है। कर प्रणाली में सहायक है कि कर की मात्रा ज्यादा होगी या कम होती है। कीमत निर्धारण में सहायक होता है। उत्पादन उपभोग में अंतर का स्पष्टीकरण करता है ये। और फिर उपयोगिता एवं विनिमय मूल्य में अंतर को स्पष्ट करता है। तो ये आज हमने पढ़ा है सीमांत उपयोगिता हास्य नियम, ठीक है। लास्ट के जो पॉइंट है मैंने